So, hello everyone, welcome back to the channel. So, this is the part 3 of chapter Electric Charges and Fields of class 12th. So, in this video, we are going to do the Coulomb's law from chapter 1. So let's start. So what is Coulomb's law? So basically it states that the force of attraction or repulsion between any 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. So इसमें हमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि we have 2 point charges. Suppose I have 2 point charges, that is Q1 and Q2. तो इसमें कहा गया है कि अगर मेरे पास 2 point charges हैं तो उन 2 point charges के बीच में चाहे जैसा भी force हो, whether it is the force of attraction or repulsion, वो पॉइंट चार्जेस के फोर्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में हमें कूलम्स लॉ बताता है. सो इसमें कहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी 2 point चार्जेस, जैसे मैंने यहाँ पर 2 point चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैंने फोर्स को F से डिनोट किया है और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है R. तो यहाँ पर कहा है, हम लाइन वाइज लाइन करते हैं कि that the force of attraction or repulsion between any 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. यानी कि ये जो force है, this is directly proportional to the product of magnitude of the charges. अब आप कहोगे magnitude, see मेरे पास let's suppose कि मेरे पास जो है वो attraction force है, यानी कि एक मेरा नेगेटिव होगा एक मेरा पॉजिटिव होगा. तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि हमें इसमें साइन कंसीडर नहीं करने, यानी कि मुझे ऐसे नहीं लिखना. अगर मैं ऐसे लिखती हूँ नेगेटिव Q1 डॉट नेगेटिव Q2 यानी कि क्रॉस, तो दिस विल बी टोटली रॉन्ग. तो इसमें हमें कैसे लिखना है, दैट हमें मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि हमको इनके साइंस कंसीडर नहीं करने हैं, हमें मॉड्यूलस लेना है. यानी कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव आएगी, अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही आएगी. समझ आया इतना? Okay, so next है and inversely proportional to the square of distance between them. और ये जो force है ये inversely भी किसके proportional है, इनके distance के square के. इसमें distance मैंने r consider किया है, so it will be r square. So this is basically our Coulomb's law. I hope आपको ये समझ आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन भी दी है इसकी. सो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर भी आपको बताया कि लेट्स सपोज हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच में मेरा डिस्टेंस है R. तो यहाँ पर लिखा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के. तो मैंने चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिया मॉड्यूलस ऑफ Q1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पर मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आ गया, और जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूंगी सो इट विल कम आउट एज force is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. ठीक है, अब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास वहां पर उसकी जगह कोई भी कांस्टेंट आता है. तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा इस इक्वेशन में, दैट इज K is the electrostatic constant. So what is K? K is the electrostatic constant. आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है, ठीक है, समझ आया थोड़ा सा? ठीक है, अच्छे से आप समझो इसको कि K क्या है यहाँ पर. K is the electrostatic constant. नेक्स्ट है K depends on the nature of medium separating the charge and system of unit. अब ये जो K है ये किस पे डिपेंड करता है? K डिपेंड कर रहा है कि ये जो हमारे चार्जेस है ये किस मीडियम में है, किस मीडियम से सेपरेट हो रहे हैं. यानी कि इस मीडियम पे ये जो K है वो डिपेंड करता है, चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो कोई भी मीडियम हो. ठीक है, अब नेक्स्ट है यूनिट ऑफ K इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब हमें K की यूनिट्स है दी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब देखो K की यूनिट्स भी मैं आपको डिराइव करके बताती हूँ. आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट. तो मुझे क्या करना है, मुझे K की यूनिट्स निकालनी है. मैं K को एक साइड रखती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, राइट.
फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर स्क्वायर मतलब आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं? मीटर में। तो आर का स्क्वायर है मतलब मीटर का स्क्वायर अपॉन क्यू। क्यू मतलब चार्ज। चार्ज की क्या यूनिट्स होती है? चार्ज की यूनिट्स होती है कूलम। सो इट मींस Q1 Q2 मतलब कूलम का स्क्वायर, बिकॉज दोनों ही तो चार्ज है ना। चार्ज इंटू चार्ज क्या होगा? चार्ज का स्क्वायर ही होगा ना, तो कूलम स्क्वायर। और जब मैं इसको सी स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगी तो मेरे पास फाइनली यूनिट्स क्या आ जाएंगी? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यही लिखा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास k की वैल्यू भी दी है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, बहुत मतलब क्लोजेस्ट वैल्यू हमने ली है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, हम इसी वैल्यू को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास k इज ऑल्सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब k को हम k क्या होता है? k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी भी मैं आपको भी पढ़ाऊंगी, तब तक आप याद रखो व्हाट इज k। k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब k का डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखो यहाँ पर लिखा है, ये थोड़ा गलत है, मैं आपको बता देती हूँ। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आप मत लिखना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला गलती से लिख दिया था, गलत है ये थोड़ा। देखो k का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको निकाल के बताती हूँ। अब आपको पता है कि फोर्स क्या है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला याद करवा दिया कूलम्स लॉ का, दैट इज F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को k की डायमेंशंस चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगी? k इज इक्वल्स टू FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब फोर्स की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला? फोर्स का क्या होता है? हमें पता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, राइट। ये मेरे पास आ गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। आर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला आर स्क्वायर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब L। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास L का स्क्वायर अपॉन हमारे पास अब Q मतलब चार्ज। अब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 1 में निकालना सिखाया था स्टार्टिंग में, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का। तो उसमें मैंने आपको Q के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट, तभी आपको आगे वाला समझ आएगा। ठीक है, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब मैं इन सभी को सॉल्व करूंगी तो फाइनली मेरे पास k के डायमेंशंस आ जाएंगे इज इक्वल्स टू ML3 T-4 A-2। So this is the dimensional formula of K। मैं आपको यहाँ पे भी लिख देती हूँ, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ये यूनिट्स, इनके ये जो क्वेश्चंस हैं ये 1 वर्ड MCQs में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर K की डायमेंशंस क्या होगी? ML3 T-4 and A-2। These are the dimension, this is the dimensional formula of K। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी करते हैं। What is electrical permittivity? It is the property of the material that measures the opposition it offers against an electric field। ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, देखो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है E, ठीक है, और मेरे पास कोई मटेरियल है, लेट्स सपोज इट बी वैक्यूम। ठीक है, कोई भी मीडियम है, चाहे मटेरियल मीडियम जो भी है, लेट्स सपोज इट बी वैक्यूम। ओके, सो हमारे पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगी वैक्यूम की? मतलब उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, यानी कि ये उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है दैट मेजर्स द ओपोजिशन इट ऑफर्स अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वो कितनी ओपोजिशन लगा रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यानी कि वो कितनी कोशिश कर रही है, कितनी ओपोजिशन लगा रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने के लिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से जाने के लिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे खड़ी हूँ और बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं कितनी ओपोजिशन लगा रही हूँ उनको रोकने के लिए, उनके अगेंस्ट,
उस चीज को मैं कहूंगी इलेक्ट्रिकल परमिटिव, उस चीज को मैं कहूंगी अपनी परमिटिविटी। सो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट मेजर्स द ऑपोजिशन इट ऑफर्स अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो मेजर करती है कि वो मटेरियल कितनी ऑपोजिशन लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितनी ऑपोजिशन लगा पा रहा है, दैट इज इट्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब एप्सिलॉन नोट की को हम लिखते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट्स होती हैं कूलम्स पर न्यूटन पर मीटर। अब आपको इसकी यूनिट्स दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि के का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो यानी कि यहाँ पर 4 पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या बचा कि k इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नोट बचा, राइट। 1/एप्सिलॉन नोट बचा, यानी कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो भी यूनिट्स k की हैं उसको जब आप उसका इन्वर्स कर दोगे हमारे पास एप्सिलॉन नोट की यूनिट्स आ जाएंगी। तो k की यूनिट्स क्या थी, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर जब मैंने इसको इन्वर्स कर दिया तो यहाँ पर k की एप्सिलॉन नोट की यूनिट्स क्या बन गई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आई होगी बात। सिमिलरली अगर मैं k की डायमेंशंस लूं, अब मैं उसका इन्वर्स कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एप्सिलॉन नोट की डायमेंशंस आ जाएंगी, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सो अब हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं ई आर या फिर स्मॉल के से। यहाँ पर ये के जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिव वाला के नहीं है, ये जो के है दैट इज स्मॉल के, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के, जिसको हम कुछ ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ई आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो रेशियो है किसकी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यहाँ पर देखो वेयर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर और वी कैन से के, दिस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब मैंने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आपको बता दी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम का क्या मतलब है, किसी भी मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आने की कोशिश कर रही है और वो मीडियम कितनी ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है उस उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट, उसे हम कहेंगे उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और अगर वो वैक्यूम से पास होने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज ई नोट, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर वही लिखा है कि ई नोट is the electrical permittivity of free space and E नोट मतलब एप्सिलॉन नोट, E एप्सिलॉन is the electrical permittivity of medium। तो यहाँ पर ये जो हमने फॉर्मूला किया था के का ये वाला, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, आई होप आपको ये अभी समझ आ गया होगा। ठीक है, सो k also depends on the nature of medium separating the two charges। तो सिमिलरली हमारे पास जैसे k दूसरा वाला k था, सिमिलरली डाइइलेक्ट्रिक वाला k भी किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम जो है दो चार्जेस को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन है थोड़ी सी, ये देखो। अब आपको पता है कूलम्स लॉ कैसे लिखते हैं, कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं k की जगह मुझे पता है क्या होता है, k इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा है कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली मैंने फोर्स k की जगह मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा क्या है, ये मीडियम में है, मीडियम में मैंने एप्सिलॉन नोट लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, यानी मीडियम में नहीं, सॉरी वैक्यूम में, मैंने मीडियम बोल दिया गलती से, स्पेस में। ठीक है, फ्री स्पेस वैक्यूम, हाँ जी। सो नेक्स्ट इज एफएम। एफएम मतलब फोर्स इन मीडियम। जब हमने वो दो चार्जेस को मीडियम में रख दिया, किसी भी मीडियम में रख दिया, तो हमारे पास अब एप्सिलॉन नोट नहीं रहा, अब हमारे पास आ गया सिर्फ एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि हमने एप्सिलॉन नोट तो किस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम सॉरी फ्री स्पेस लिया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मीडियम की, तो यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। ठीक है, आई होप समझ आया होगा।
यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 1/4 पाई से 1/4 पाई कट हो गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कट हो गया, और मेरे पास सिर्फ क्या बचा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या आ गया। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं कि ये लोग क्या कर देते हैं, एफ नॉट फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम अपॉन मीडियम कर देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ध्यान रखना कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम, मीडियम वाला ऊपर आएगा और वैक्यूम वाला इसमें नीचे आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन दे रखी है। Dielectric constant is defined as the ratio of electrical permittivity of medium to the electrical permittivity of free space. Dielectric constant क्या किसको कहते हैं हम, it is the ratio of electrical permittivity in medium to the electrical permittivity of free space। अगर आप electrical permittivity की उसमें वर्ड्स में लिखना चाहो, और अगर आप फोर्स की वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो it is defined as the ratio of force between two charges in vacuum to the force between two charges in medium। क्या ये फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में और ये मीडियम में। अगर आप इस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, फोर्स की वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो आप फोर्स की वर्डिंग में लिख सकते हो। अगर आप परमिटिविटी की वर्डिंग्स में लिखना चाहो तो आप उसकी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हो। कोई भी डेफिनेशन आपकी इनमें से गलत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब हम कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर ये है आपका 0 0। व्हाट इज 0 0? 0 0 आपका ओरिजिन है। 0 0 क्या है, ओरिजिन है। अब आपको पता है कि कोई भी वेक्टर अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजिशनल वेक्टर। उसको हम क्या कहते हैं, पोजिशनल वेक्टर। ये आपने पढ़ा होगा क्लास अपनी 11th में, ठीक है। उसको हम पोजिशनल वेक्टर कहते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने दो चार्जेस लिए, Q1 चार्ज लिया और एक Q2 चार्ज लिया। अब देखो R वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है, और R2 वेक्टर जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब जो R12 वेक्टर है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, और R21 वेक्टर जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। अब F12 अब हमने इसको यहाँ पर क्यों डिनोट किया है, बिकॉज F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1, इस चार्ज पे फोर्स इस चार्ज की वजह से, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली हमने इस तरफ किया क्योंकि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इसको हम डिनोट करेंगे F21 से, ठीक है। इस फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हो चाहो तो, मैं इसको थोड़ा कर, हाँ जी अब कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 वेयर R1 इज द पोजिशनल वेक्टर ऑफ Q1। मैंने क्या बताया, R1 वेक्टर क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1 वेक्टर, Q1 चार्ज है, एंड R2 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q2, और R2 क्या है, पोजिशन वेक्टर है Q2 का, एंड R12 इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। अब R12 यानी कि इस डायरेक्शन में जो है R12 सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में जो है R12 इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, एंड R21 इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, यानी कि इस डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R21 दैट इज फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है। नेक्स्ट इज F12 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि F12 इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, एंड F21 इज द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लास 11th में पढ़ा होगा। अब जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो याद होगा, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो प्लीज इसको जाके थोड़ा सा रिवाइज करें, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ लगा रही हूँ वेक्टर एडिशन का। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कैलकुलेशंस इजी करने के लिए मैंने इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है, ठीक है।
अब ध्यान से देखना, आप देखोगे कि ये ट्रायंगल ना 2 बार बना है और वो थोड़ी एक मतलब एक वैल्यू अलग अलग है, मतलब ये दोनों तो सेम ही है, ये वाली अलग हो रही है। क्यों अलग हो रही है? सबसे पहले तो मैं एक बार मैं कैलकुलेशन एक बार मैं अपनी कैलकुलेशन करूंगी R21 वेक्टर लेकर, एक बार करूंगी मैं R21, एक बार मैं इस डायरेक्शन में लूंगी, इस डायरेक्शन में R21 वेक्टर लेकर, ये मेरे एक ट्रायंगल के साथ छेड़छाड़ हो गई, ठीक है। और एक दूसरी बार मैं क्या करूंगी, दूसरी बार मैं लूंगी इस डायरेक्शन में लूंगी R12 वेक्टर के साथ, ताकि मेरी इस डायरेक्शन के साथ भी छेड़छाड़ हो जाए, इस ट्रायंगल के साथ भी छेड़छाड़ हो जाए। तो इसमें हमने क्या लिया, इसमें मैंने R12 वेक्टर लिया है, इसकी डायरेक्शन ऊपर को जा रही है, और इसमें मैंने R21 वेक्टर लिया है जिसकी डायरेक्शन नीचे को जा रही है, और इन दोनों की डायरेक्शन तो ऑलरेडी सेम ही है, ठीक है। समझ आए मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है। हाँ, एक बार मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया है R12 का, और एक बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने लिया है R21 से R2 से R1 तक, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन में क्या था, यहाँ पर हमने सेम डायरेक्शन, ये हमारी जा रही है सेम डायरेक्शन में, इसको मैंने लिख लिया R1 प्लस R12 वेक्टर, और जब मैं यहाँ पहुंची तो ये देखा कि ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये मेरा इक्वल्स टू में आ गया, दैट इज R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली जब मैं R12 वेक्टर को रख लूंगी और R1 वेक्टर को इस साइड पे ले जाऊंगी, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं इस ट्रायंगल में देखूंगी तो इस ट्रायंगल में मेरे पास ये डायरेक्शन सेम आ रही थी और ये वाले भाई साहब चल रहे थे उल्टे, तो हमने क्या कर लिया, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर आ गया, और जब मैंने R21 की वैल्यू निकाली तो मेरे पास ये आ गई। अब मैंने देखा कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। अगर मैं इसमें से इस इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या वो थोड़ी थोड़ी इक्वेशन 1 की तरह दिख सकती है? हाँ मैम दिख सकती है। तो मैंने क्या किया, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से मेरे पास आ गया R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 वेक्टर। क्यों R12 वेक्टर? देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ये रहा, और ये किसके इक्वल है, R12 के। इसकी जगह मैंने R12 वेक्टर लिख दिया, तो मेरे पास ये बन गया। आप माइनस चाहे यहाँ लगाओ यहाँ से हटाकर, चाहे यहाँ लगाओ यहाँ से हटाकर, वो कोई बात नहीं, माइनस आपका एक तरफ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, किसी भी साइड सकते हैं लेकिन आना एक तरफ है, ठीक है, दोनों तरफ मत लगा देना। ये मेरे पास आ गया ये, ठीक है। ये एक दोनों इक्वेशन से मेरे पास ये आ गया रिजल्ट इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि लेट R12, अब मैंने क्या किया, मैंने R12 वेक्टर R21 वेक्टर को मैंने क्या लेट कर लिया, R वेक्टर लेट कर लिया। अब हमने फाइंड करनी है फोर्स। अब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 मेरे पास क्या आएगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी इंक्लूड होगा। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे इसी क्लास में, ठीक है। वैसे यहाँ पर अभी यूनिट वेक्टर भी इंक्लूड होगा ये, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज R12, दिस इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि R12 वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ R21 वेक्टर है, ये पढ़ा था हमने अभी, ये भी पढ़ा ना हमने, ठीक है। अगर कोई वेक्टर ऐसा है तो उसके यूनिट वेक्टर भी ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आप कहोगे मैम ऊपर तो यहाँ पर वेक्टर था और यहाँ पर आपने कैप ले ली, ये इसको हम कैप कहते हैं, ठीक है, यही डिनोट करता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। लेकिन जो अगर ये है तो हम इसको ऐसे ओके सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हो गया था। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास अब मैंने क्या किया, इक्वेशंस 3 एंड इक्वेशन 4 को मैंने कर दिया
दोनों को प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, एक थी मेरे पास पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव और एक थी पूरी क्वांटिटी नेगेटिव, तो ये दोनों तो मिलकर बना देंगे 0। और यहाँ पर ये दोनों को जब मैंने ऐड किया, एक तरफ तो हो गया इज इक्वल टू में 0, एक तरफ क्या हो गया F21 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर। तो जब ये दोनों हुए तो ये इसको मैं जब यहाँ पर लेकर गई तो मेरे पास फाइनली ये आ गया आंसर। सो दिस स्टेट्स दैट इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है कूलम्स। अब हम कूलम्स लॉ के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सो कूलम्स लॉ इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, इट इज अ स्फेरिकल सिमेट्रिक, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों? क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज not affected by the presence or absence of any other charge। ठीक है, कोई भी अगर आसपास कोई भी और कोई चार्ज है तो इसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इट इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ, जो कि हमने पढ़ लिया है। सो आई होप आपको ये आज वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट डाउन ताकि मैं सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक्स। सो टिल देन बाय एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।